और इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स 4000 पॉइंट नीचे लुढ़क गया। दरअसल ब्लैक मंडे को सुबह से ही वित्त मंत्रालय में, मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय में हड़कंप था, क्योंकि शेयर मार्केट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इकोनॉमी का पैरामीटर शेयर बाजार एकदम से क्रैश कर गया। 4000 पॉइंट नीचे आया। और यकीन मानिए, जो आम आदमी, जो कॉमन मैन, करोड़ों कॉमन मैन जो है, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनका 19 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। ट्रंप का जो टैरिफ था, जिस तरह से उन्होंने टैक्स लगा दिए, कस्टम ड्यूटी लगा दी है हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स पर, उसको लेकर जो खलबली मची है, और जो इकोनॉमी चौपट हो रही है, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब सिलेंडर के दाम, गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाने पड़ रहे हैं, और पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी पड़ रही है। गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। Government increases excise duty by 2 rupees each on petrol and diesel. Okay, that. शेयर मार्केट बुरी तरह से ऐतिहासिक क्रैश था। उधर ट्रंप के टैरिफ ने वित्त मंत्रालय से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहीं ना कहीं एक हड़कंप मचा रखा था। इस बातचीत को गौर से सुनिए। सुबह से ही शेयर बाजार ने करोड़ों निवेशकों की धक-धक बढ़ा रखी थी, धड़कनें बढ़ी हुई थी। मुझे भी नुकसान हुआ, आपको भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा, लेकिन नुकसान सबको हुआ है, करोड़ों लोगों को हुआ है। तकरीबन सुबह के 10 मिनट में ही 19 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। दीपक जी बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये जो शेयर मार्केट क्रैश हुआ है, ये मत सोचिए कि हम जो लोग निवेशित थे उनका ही केवल हुआ है जी। जिस आदमी ने LIC में भी पैसा लगाया है। ओहो, LIC भाई, वो तो सबने लगा रखा है, हर घर में पैसा लगा है लाइफ बीमा में। अगर LIC में आपने पैसा, भाई देखिए LIC जो आपसे पैसा लेता है, तो प्रीमियम ऐसा है कि, एक मिनट प्रोफेसर साहब, बीमा का शेयर मार्केट के क्रैश से क्या मतलब है? LIC का शेयर मार्केट से तो समझा दीजिए। देखिए, जो LIC आपसे पैसा प्रीमियम का लेता है, और जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो उसमें 7-8% पर ईयर के हिसाब से बोनस देता है जी। अगर वो आपसे पैसा ले और उसको कहीं न लगाए तो 7-8% का रिटर्न कैसे देगा? पैसा तो पैसा ही रहेगा, बल्कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति होगी, दाम कम होते चले जाएंगे, तो वो उस पैसे से बढ़ोतरी करने के लिए उसको शेयर बाजार में भी लगाता है और बॉन्ड में भी लगाता है। अच्छा, शेयर मार्केट में मान लीजिए उसने पैसा लगाया, और शेयर मार्केट मान लीजिए अभी तो 15% टूटा है पिछले 7 महीने में। अगर ये 50% टूट जाए तो LIC का पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा? मतलब हमने जो प्रीमियम दिया है LIC को, अभी तक तो वो हमको रिटर्न इसलिए दे रहा था क्योंकि जो पैसा वो शेयर मार्केट में लगा रहा था उससे वो पैसा कमा रहा था और हमको 8% का रिटर्न दे रहा था। अगर उसका रिटर्न नेगेटिव हो जाएगा तो 8% का बोनस कैसे देगा? नंबर 1। नंबर 2, नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर शेयर मार्केट और टूटा तो LIC की भी कमर टूटेगी, तो क्या ऐसी नौबत आ सकती है कि लोगों को अपना क्लेम ही ना मिले बीमा का? आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, LIC को क्या नुकसान होना है? LIC तो हमारे पैसे पे खेल रही है, बैंक तो हमारे पैसे पे खेल रहा है ना भाई। हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, हम LIC में पैसा जमा कराते हैं, वो उसको निवेशित करता है, पैसा कमाता है, खुद भी रखता है और हमको भी देता है। तो LIC का क्या, चेयरमैन MD LIC को क्या अंतर पड़ता है? उसको तो तनख्वाह मिलती रहेगी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर LIC की कमर टूटी तो फिर क्या होगा? दिवालिया होगी। हमारी कमर टूटेगी, LIC की कमर बाद में टूटेगी, पहले हमारी टूट जाएगी। भाई उसको तो तनख्वाह मिलती रहेगी ना। हमने जो LIC में पैसा लगाया है वो पैसा। अच्छा, फिर आप सोचिए दीपक जी, दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात, पहले पेंशन मिलती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, अब उन्होंने आपने कर दिया NPS, फिर कर दिया UPS। ये पैसा जो कर्मचारी कंट्रीब्यूट कर रहा है और जो सरकार उसमें कंट्रीब्यूशन दे रही है, पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा बॉन्ड में जा रहा है और ये पैसा शेयर बाजार में जा रहा है। जब ये लाखों करोड़ों रुपए शेयर बाजार में गया तो शेयर मार्केट उठ गया। लोगों को ये बताया गया कि शेयर मार्केट इसलिए बढ़ा कि मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो बढ़ा इसलिए था कि पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया था। अच्छा, अब सोचिए, अब ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जिन लोग ये सोच रहे थे कि NPS में 12% कमाएगा NPS, 10% का रिटर्न हमको देगा, एम्प्लॉय को देगा, या उन प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉइज को देगा जो NPS में, या बाकी लोगों को जो NPS में पैसा लगाते हैं, वो 10.5% कमाएगा, 10% हमको दे देगा, आधा % रख लेगा। अब मान लीजिए उसका रिटर्न -10% हो गया, तो अब जो लोग रिटायर होंगे उनको 10% का रिटर्न, उनको तो नेगेटिव रिटर्न मिलेगा।
इसका माने जो उन्होंने पैसा लगाया है वही भरपूर पैसा वापस नहीं मिलेगा। स्वामी जी आज आप डराने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीमा कंपनियां जो हैं उनकी कमर टूटी है, हमें क्लेम नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं पेंशन का पैसा जो है वो भी शेयर बाजार में लगा है, शेयर बाजार टूट रहा है, पेंशन के पैसे पे भी आपने सवालिया निशान लगा दिए। मतलब कुल मिला के सर तो घुमा ही दिया आपने। मंदी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में 50 रुपया आप सिलेंडर का जो है दाम बढ़ा दे रहे हैं। क्या ये गलत फैसला नहीं है ये? और ये फैसला क्यों लिया गया स्वामी जी? और शेयर मार्केट टूटता गया, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते गए, महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा। तो क्या आने वाले समय में आम हिंदुस्तानी के लिए जिंदगी मुश्किल होने वाली है? क्या हर घर का बजट बिगड़ने वाला है? क्या आपको लगता है कि मंदी जो है उसका दौर आ रहा है, मंदी आ रही है? देखिए वो ऑलरेडी दीपक जी आ चुकी है। आपको खबर मिल गई होगी कि हिंदुस्तान के लोगों के ईएमआई भरने में वो असमर्थ हो गए हैं और वो अपना गोल्ड बेच रहे हैं। ईएमआई वापस, एजुकेशनल लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं, वो पर्सनल लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए अपना गोल्ड बेच रहे हैं। अब आप खुद सोचिए दीपक जी, जरा 1 मिनट के लिए सोचिए। मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होती, आपने 50,000 रुपए महीने खर्च करते और 50,000 रुपए महीने की एसआईपी कराई होती शेयर मार्केट के अंदर, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर महीने आप पैसे लगाते और आपको ये लगता कि ये जो मैं पैसे 50,000 रुपए लगा रहा हूं, मैंने 2 साल के अंदर जो पैसा लगाया इससे मुझे 12% का रिटर्न मिलेगा। और क्योंकि 12% का रिटर्न मिलता है तो कार का लोन ले लेता हूं, स्कूटर का लोन ले लेता हूं, मकान का लोन ले लेता हूं, वापस कर दूंगा। तो आपने जो लोन लिया था अपने कैश फ्लो को सोच के लिया था कि मेरे इतनी आमदनी म्यूचुअल फंड से होगी, शेयर से होगी, तो मैं उसे ईएमआई चुका दूंगा। अब शेयर मार्केट अगर 15% गिर गया तो पैसा कैसे वापस करेंगे आप? ईएमआई कैसे भरेंगे? देखिए ट्रैप में लोग हैं। इन्फोसिस के और आईटी कंपनी जो सबसे बड़ा रोजगार का सृजन करने वाला हिंदुस्तान के अंदर सेक्टर है, उसके शेयर सबसे ज्यादा गिरे हैं। ओके अच्छा, अब हमारी बात है कि भाई शेयर अगर गिरेगा तो इन्वेस्टर का जब पैसा डूबेगा तो ईएमआई कैसे देगा? उसकी आर्थिक स्थिति खराब। तो ये एजुकेशनल लोन में डिफॉल्ट होने का मतलब क्या है? गोल्ड लोन में डिफॉल्ट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये लोग रिपे नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका के अंदर आई थी, क्योंकि लोग लोन वापस नहीं कर पा रहे थे, वही स्थिति हिंदुस्तान में क्रिएट कर दी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए अभी तो आपने ऐसा समस्याएं गिना दी प्रोफेसर साहब कि वाकई जो भी सुन रहा होगा टेंशन में तो आ ही जाएगा। अगर कोई 12 बजे सोता है तो 12:30 1 बजे तक नींद आएगी। मतलब आपने नींद तो आज डिस्टर्ब करने की पूरा इंतजाम कर दिया है। और जो आप भाई, क्योंकि प्रोफेसर हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाने, पूरी जिंदगी आपने अर्थव्यवस्था को पढ़ाने समझाने में दे दी, इसलिए मैं आपकी बात पर यकीन भी करता हूँ। मुझे अब ये बताइए कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है प्रोफेसर साहब? क्या मोदी और ट्रम्प की जो दोस्ती है, गले मिलने की, चाय पिलाने की, और माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं मोदी जी, क्या आपको लगता है कि ट्रम्प साहब मोदी जी के कहने पे ये जो टैरिफ, ये जो टैक्स बढ़ाया है भारत पर, क्या ट्रम्प साहब हमें राहत दे सकते हैं? क्योंकि मोदी जी के भाई दोस्त हैं वो। क्या इस दोस्ती के बिना पर भारत को, भारत के लोगों को राहत मिल सकती? क्या ट्रम्प भारत पर जो उन्होंने टैक्स लगाया है या हंटर चलाया है, क्या ये टैक्स माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? जैसे 26% है, 5-10% कर सकते हैं? कुछ उम्मीद दिखती है या आपको लगता है डिप्लोमेसी में ये दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होता है? देखिए दीपक जी, यही जो बात आपने कही, राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं उनकी दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता। वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्र के हित में उन्हें निर्णय लेने होते हैं। अब आपको आप पता कह रहे है हैं कि मोदी और ट्रम्प जितनी बार खाना खा लें, चाय पी लें, कोई मतलब नहीं इसका? नहीं, ट्रम्प तो बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाते हैं, कईयों की कुर्सी पीछे खींचते हैं, कईयों को बाहर लेने आते हैं, मोदी जी को अपने असिस्टेंट को बाहर भेज देते हैं। वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आज के तारीख में पूरे विश्व के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प के और एलन मस्क के खिलाफ एक लहर उठी हुई है। पूरे विश्व के अंदर लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया एलन मस्क को और मेक इन यूएसए को। 6 लाख लोग सड़कों पे आ गए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के अंदर, क्योंकि प्रोटेस्ट शुरू हो गया है कि यार क्यों विश्व की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हो। अच्छा, आज डोनाल्ड ट्रम्प भी रियलाइज कर रहे होंगे कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। उनके शेयर मार्केट खुद 10% गिर गया है। जापान का, चाइना का, हर विश्व का हर देश इस समय आर्थिक मंदी की तरफ धकेल दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने। अब यह है कि लेकिन वो भी मोदी जी की तरह हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं एक बार निर्णय ले लेता हूं तो वापस नहीं लेता हूं। किसान बिल पे वापस ले लिया तो डोनाल्ड ट्रम्प भी आसानी से तो वापस ले नहीं सकते, लेकिन
उन्होंने जिस प्रकार के, क्योंकि मित्र हैं तो दोनों मित्र हैं तो कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ मिलती होंगी, उन्होंने भी पूरी तरह से विश्व की अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का जिम्मा ले लिया है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग क्या करें, जो आम आदमी हैं, कॉमन मैन हैं, हम लोग क्या करें कि थोड़ा सा खर्चा अपना कम करें, कुछ सेविंग्स करें, आगे की तैयारी हम कैसे करें? क्या आपका सजेशन है? देखिए दीपक जी, आपके प्रश्न का जवाब बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत मुश्किल है, जो मुझे कहना चाहिए वो ये कहना चाहिए कि अपने खर्चों को कम करिए, अपनी सीट बेल्ट्स को टाइट कर लीजिए, आगे आने वाला समय बहुत खतरनाक है, ये मुझे कहना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस कहता हूं तो इसके साथ एक जोखिम जुड़ा हुआ है। अगर लोग खर्च करना बंद कर देंगे, जीडीपी 2% पे आ जाएगी। लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, नौकरियां बंद हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, मंदी और ज्यादा तेज हो जाएगी। तो वास्तविकता में मेरी राय तो यही होनी चाहिए कि भैया खर्चों, मैंने खर्चे कम कर दिए हैं पिछले 7 महीने से दीपक जी। मैंने अपने खर्चे जो पहले मैं खुल के करता था मैंने कम कर दिए हैं। इसलिए कम कर दिए हैं, आई नो बैड डेज आर अहेड, बुरे दिन सामने हैं, अच्छे दिन की अब कोई संभावना नहीं। गॉट द पॉइंट। एक बड़ी बात प्रोफेसर साहब ने कही, पूरी उम्र जो है, उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अर्थव्यवस्था को समझने, बाजार को समझने में दिया, और हजारों हजार स्टूडेंट्स आज स्वामी साहब के अलग अलग नौकरियों में, बड़ी बड़ी नौकरियों में। इनका खुद कहना है कि मैंने पिछले 6-7 महीने से अपने फालतू के खर्चे कम कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपनी जेब को सोच समझ के खर्च करिए। अगर आप लोगों की सलाह होगी तो मैं इस वक्त आम आदमी को क्या करना चाहिए, मैं अलग से एक सेशन फिर से करूंगा स्वामी साहब के पास साथ, जो इसके एक्सपर्ट है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, सलाह सिर्फ इतनी है कि थोड़ा सोच समझ के चलने का वक्त है। ये बात 50 रुपए सिलेंडर के बढ़ गए, या पेट्रोल बढ़ गया, या शेयर मार्केट में 10 करोड़ से ज्यादा हमारे हिंदुस्तानी लुट गए, या फिर लोगों के पास आमदनी के साधन कम हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। सवाल है कि हमें आने वाले समय से मुकाबला कैसे करना है, दैट इज द इशू। क्योंकि जो सबसे बड़ी लाइन है, ट्रम्प चाहे फैसला पलटें, मार्केट स्टेबलाइज होंगे। ट्रम्प अगर फैसला पलट दें तो कहीं ना कहीं भारत को राहत मिलेगी, हमारी इंडस्ट्रीज को राहत मिलेगी। ऐसा फिलहाल अभी मुश्किल है। तो ट्रम्प क्या करते हैं उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ना डॉक्टर साहब कह सकते हैं, मोदी जी भी नहीं कह सकते। बहरहाल हमें खुद बहुत संभल के चलना होगा आने वाले समय के लिए। स्वामी साहब आप आए और आज बहुत ही सीरियस नोट पर आपने हमारी आपकी जो ये साक्षात्कार उसको खत्म किया है। मैं सिर्फ यही कहूंगा दोस्तों से कि थोड़ा सा फूंक फूंक कर कदम रखने का समय है, और ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा एहतियात बरतें।